के इस खूबसूरत और धार्मिक महीने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शाम हो गई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। किसान भाइयों, आप थके मारे घर आए हैं और इंतज़ार होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन का। तो लीजिए, हम हाजिर हो गए हैं आपके ढेरों सारी जानकारियाँ और विशेषज्ञों के साथ। किसान भाइयों, आपको इंतज़ार होगा कि अगले दिन अब मौसम कैसा रहेगा, बाज़ार का भाव कैसा रहेगा और साथ ही खेती बाड़ी कैसी होगी। तो चलिए जान लेते हैं खेती बाड़ी के संबंध में कृषि समाचार, साथ ही मंडी भाव के बारे में और अगले 24 घंटे में आपके क्षेत्र के मौसम का मिजाज क्या होगा। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। झारखंड के मछली पालकों के लिए मत्स्य विभाग कर रही है प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन। 10 से 20 क्विंटल तक अधिक उपज देने में सक्षम है धान की संकर किस्में। वर्मी कंपोस्ट निर्माण को आसान बनाता है प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। मत्स्य विभाग झारखंड वर्ष 2013-14 में मछली पालकों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिसमें से एक है मत्स्य कृषक प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर मछली पालकों को मत्स्य पालन की नई जानकारियों से अवगत कराना। मत्स्य कृषक प्रशिक्षण एक आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें राज्य स्तर पर मत्स्य किसान प्रशिक्षण केंद्र धुरवा रांची में 2 दिवसीय और 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। जिनके पास निजी, सरकारी हिस्सेदारी का तालाब हो या जो मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हों, वैसे लोग मत्स्य कृषक प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 150 रुपए दैनिक प्रशिक्षण भत्ता और आने जाने का किराया योजना के तहत दिया जाता है। रोग और कीटों से फसलों को काफी नुकसान होता है। रोग कीट फसल में ना लगे, इसके लिए फसल लगाने से पहले उपाय कर लिए जाएं तो बेहतर होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू रांची बैगन और टमाटर के फसलों को रोग से बचाने के लिए रोग रोधी किस्मों को लगाने के लिए किसानों को प्रेरित कर रही है। राज्य के किसान बैंगन और टमाटर की गुणवत्तापूर्ण फसल प्राप्त कर सके, इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पलांडू बैंगन और टमाटर की रोग रोधी किस्में जैसे टमाटर के लिए स्वर्ण लालिमा, अर्का आभा और स्वर्ण संपदा नामक किस्में और बैंगन के लिए स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण मोहित किस्में लगाने की सलाह देती है और किसानों को प्रेरित भी कर रही है। इन किस्मों में मुरझा रोग नहीं लगता है। अच्छी और ज्यादा धान की पैदावार के लिए संकर किस्मों के बीजों का चयन करना चाहिए। संकर धान की खेती से 10 से 20 क्विंटल अधिक उपज किसान ले सकते हैं। संकर धान के किस्मों में KRH2 और प्रो एग्रो अच्छी मानी जाती है। धान के संकर किस्मों के बीज लगाने से सामान्य बीजों की तुलना में 10 से 20 क्विंटल ज्यादा धान की उपज प्राप्त की जा सकती है। झारखंड की जलवायु और मिट्टी के लिए संकर बीजों में KRH2 और प्रो एग्रो अच्छी मानी जाती हैं। इन किस्मों की बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। धान की सफल खेती के लिए बीज बोने से लेकर परिपक्वावस्था और कटनी तक बहुत तरह के कीट और रोग से पौधों को क्षति की आशंका रहती है। इन पौधों का संरक्षण शुरू से करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं धान के कीट और रोग कौन से हैं और उसका निवारण क्या है। धान की फसल को आमतौर पर कुतर कर खाने वाले, रस चूसने वाले, छेदक कीट और बालियों पर लगने वाले कीट लगते हैं। साथ ही झुलसा, पत्र लांछन, अंगमारी, धड़ सड़न इत्यादि रोग भी लगते हैं। इससे फसल को नुकसान होता है। बीज बोने से पहले उपचार करना और बिचड़ों को रोपाई से पहले भी उपचारित करना चाहिए। रोपाई के 4-6 दिनों के बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए उचित दवा का छिड़काव और 3-4 सप्ताह के बाद कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। फफूंद के लिए इंडोफिल M45, झुलसा के लिए कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना अच्छा होता है। आज बहुत सारे युवा वर्मी कंपोस्ट निर्माण कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को और आसानी से करने के लिए कृषक प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस प्लास्टिक से बने उपकरण को प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड कहते हैं। यह उपकरण कंपोस्ट बनाने के लिए बनाए गए पक्के बेड की तुलना में अधिक सुविधाजनक होता है और सस्ता भी होता है। यह बेड स्थान भी नहीं घेरता और हल्के होने के कारण इसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो कृषि क्षेत्र में भी महिलाओं ने बहुत उपलब्धि हासिल की है। जी हां, आइए आज हम आपको एक सफल महिला किसान से मिलवाते हैं जो अपने क्षेत्र के किसानों में उच्च कोटि की मानी जाती हैं। ये महिला किसान अपना घर जितनी बेहतर तरीके से संभालती है, उतनी ही शिद्दत से अपने खेत में खेती बाड़ी का काम भी करती है। परिवार के अन्य लोगों का सहयोग भी इन्हें खेती बाड़ी में मिलता है। अनाजों के साथ सब्जी उत्पादन में भी इन्हें महारत हासिल है। नैयरों ने छोटे से खेती बाड़ी करत रहे बाप माँ यार, हम रहो अब शादी ब्याह दिले दुनिया करा थी खेती बाड़ी। खेती बाड़ी से हम बहुत इनकम करा थी बढ़िया से, सब कर कमाई सब बढ़िया भेलक, आमदनी बढ़िया भेलक, छोटे ठाने लगाल रहे। लेकिन भाटा बहुत अच्छा खेती कर ली, बहुत फायदा हुआ थे हमरे कर, बहुत फायदा होलक और ऊपरे से सब बढ़िया परिवार चला थी, सुखी परिवार। सामने बाजार होवेला से खेती बाड़ी हमरे कर के आही, एक पुरखा से बाप दादा सब कर के आ है से बढ़िया से खेती बाड़ी करत थी और ऊपरे से अब सामने बाजार भेलक से बढ़िया से करत थी और ऊपरे से आमदनी अच्छा हुआ थे से अब राउरो मने करू बढ़िया खेती बाड़ी। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी का दौर जारी है। दलहनी अनाजों के भाव अपने बढ़े हुए मूल्य पर स्थिर है। वहीं सब्जी मंडियों में भी पिछले कुछ सप्ताहों की तुलना में आज थोड़ी तेजी देखी गई। कुछ खाद्यान्नों के भावों पर नजर डालें तो वे इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1,800 रुपए से लेकर अधिकतम 2,000 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4,400 रुपए से लेकर अधिकतम 4,600 रुपए, चीनी न्यूनतम 3,700 रुपए से लेकर अधिकतम 3,850 रुपए, सरसों तेल न्यूनतम 10,100 रुपए से लेकर अधिकतम 10,300 रुपए और आलू के मूल्य रहे न्यूनतम 1,000 रुपए से लेकर अधिकतम 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 4 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस तथा हजारीबाग का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, आपको तो जानकारी मिल ही गई है कि आपके मौसम का मिजाज क्या होगा। साथ ही खेतीबाड़ी के संबंध में समाचार भी जान लिए हैं किसान भाइयों। तो चलिए अब अगली जानकारी की ओर चलते हैं। आज हमारे साथ एक किसान भाई मौजूद हैं, जाने माने किसान भाई हैं, जो आपको जानकारी देंगे खेतीबाड़ी के संबंध में। किसान भाइयों, अगले दिन आप कौन सी खेती करेंगे, आपके खेतों की तैयारियां कैसे करेंगे और साथ ही आप कौन सा खाद डालेंगे जिससे कि आपका फसल ज़्यादा से ज़्यादा हो, बाजार में ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा सके, इन तमाम बातों की जानकारी आपके पास होनी काफ़ी ज़रूरी है किसान भाइयों। तो चलिए सीधे हमारे किसान भाई के पास चलते हैं। हमारे किसान भाई आज मौजूद हैं मंसूर अंसारी जी, और उनसे जानते हैं कि आप खेती बाड़ी कैसे करेंगे और कैसे उस पर खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा आप फसल उगाएंगे। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बेड़ो प्रखंड के करांजी गांव आई हुई है, जहां आज हमारे साथ एक सफल किसान है मंसूर अंसारी जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। मंसूर जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत। मंसूर जी, आप किन किन चीज़ों का खेती करते हैं? खेती हम सभी चीज़ों का करते हैं, जिसमें मटर, मकई, धान, आलू, गोभी सभी का करते हैं, लेकिन सबसे अधिक खेती हमने चिनिया बादाम का ही करते हैं। मंसूर जी, जैसे कि आपने अभी बताया चिनिया बादाम का आप खेती करते हैं, तो इसके लिए आपको किन किन बातों पर और किस तरह की खेत की तैयारी करनी पड़ती है? खेती हमको खेत का तैयारी इस प्रकार से करना पड़ता है। पहले तो हमने चिनिया बादाम खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको निकालना पड़ता है। निकालने के बाद उस पर दीमक पाउडर दे के ही उसको बढ़िया से मिला देना पड़ता है। उसके बाद खेत को 4-5 ट्रैक्टर से या हल से जोतवा के उसका घास पतवार निकाल देना पड़ता है। निकालने के बाद उसको सीधी बैल से हम लोग लाइन बना देते हैं। लाइन बनाने के बाद उसको 1 फीट की अंतर में दाना को गिराते जाते हैं, एक ठो। और उसके बाद जो भी किसी तरह का घास पतवार उसमें उसको फिर सम करने के बाद बचता है, उसको सबको निकाल देते हैं हम लोग। मंसूर जी, तो इसमें सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ती होगी, उसके लिए आप क्या करते हैं? सिंचाई की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग उसको फुलझड़ी से पानी देते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है तो, और नहीं तो आज तक ज़रूरत नहीं पड़ा है। अच्छा, ये मूंगफली कितने दिनों में तैयार हो जाती है? मूंगफली आपका 100 से लगभग 120 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या ध्यान देते हैं? आप खेतों पर कैसे जाते हैं और कैसे देखते हैं कि आपकी मूंगफली तैयार हो गई है? हम लोग इसको इस अनुमान से अंदाज करते हैं मूंगफली को कि तैयार होता है। सो जब हम लोग खेत आते जाते रहते हैं तो देखते हैं कि जब इसका ऊपर वाला भाग जो है पत्ता पीला हो जाता है और डंटी, तो हम लोग समझते हैं कि अब ये चिनिया बादाम जो है सो हम लोग का तैयार हो गया। मान लीजिए जैसे कि बारिश हो रही है, तो उस समय किन बातों पर ध्यान रखते हैं मूंगफली के लिए? हम लोग उस समय ये ध्यान देते हैं कि अगर मूंगफली तैयार हो और जब कबाड़ने का लायक है, तो हम लोग जब बारिश हो रहा है तो पाल लगा देते हैं, और पाल लगाने के बाद उसको कबाड़ के वहीं रख के और उसको तोड़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि लगाने का सही समय क्या होता है मूंगफली का? मूंगफली का लगाने का सही समय होता है आषाढ़ महीना। आषाढ़ महीने मतलब पहले आषाढ़। अच्छा, पहले आषाढ़ से आप शुरू कर देते हैं? हाँ, लगाना। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है? यही लगभग 2.5-3 महीना में तैयार हो जाता है मूंगफली। मंसूर जी, आप बताएं कि इसमें किस्म जो होती है कौन कौन सी प्रमुख किस्में होती है और आप किनका चुनाव कैसे करते हैं? देखिए, इसमें एक हाइब्रिड है, एक जो देहाती है, एक 2 दाना का गुलाबी होता है। तो गुलाबी हम लोग नहीं लगाते हैं, 3 दाना वाला लंबे फलियाई का बीज को लगाते हैं। और इसमें आप बताएं कि प्रमुख कीट अगर लगते होते, जैसे हम देखते हैं कि कुछ कीड़े वगैरह लगते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? जब कीड़ा लगता है तो पानी का प्रभाव जो जमता है तभी चिनिया बादाम में कीड़ा लगता है। तो इसके लिए हम लोग खेत को पट्टा मार के ढलान बना देते हैं, ताकि उससे पानी ना डिले बादाम पर। मतलब बादाम की खेती के लिए पानी की आवश्यकता नहीं है, डिलना नहीं चाहिए। हाँ, ये हमेशा ऊपरी ज़मीन पर होता है। हाँ जी हाँ। इसके लिए आप ज़मीन का चुनाव करते होंगे? हाँ, ज़मीन का चुनाव करने के लिए आपको किन बातों पर ध्यान देना पड़ता है? हम लोग को इस बात पर ध्यान देना पड़ता है मिट्टी लाल हो। अच्छा। लाल मिट्टी का जो चिनिया बादाम है वो ऊंचा रेट पे बिकता है, और जो काला माटी का है वो कम दाम पर बिकता है। बेड़ो मार्केट अभी सब लाल मिट्टी का सामान खोजता है सर, इसलिए हम लोग लाल मिट्टी ही चुनते हैं। मान लीजिए ये सब करने के बाद भी अगर पानी जमा हो जाती है, तब आप क्या करते हैं? तब उसको हम लोग कुदारी से पानी को नली बना के निकाल देते हैं। अच्छा, अगर कुछ कीट लग गए हैं, जैसे शुरुआती में आप 1-2 दिन नहीं जा पाए खेत में, उसमें कीट लग गए, तब आप उसके लिए क्या छिड़काव करते हैं? तब होने से उस पर हम लोग मेटा सीट देते हैं।
बात है, सीड देते हैं। जी हाँ। अच्छा, इसमें खाद वगैरह का भी प्रयोग करना पड़ता होगा? खाद का प्रयोग नहीं करना पड़ता है सर, इसमें कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है खाद का। हल्का अगर गोबर खाद दे दीजिए तो अच्छा रहता है, इसलिए हम लोग हल्का सा गोबर खाद दे देते हैं। रासायनिक खाद देने से इसका पौधा बेमरवत बढ़ जाता है, तो उसमें चिनिया बादाम नहीं बैठता है। इसमें तो खरपतवार नियंत्रण की भी आवश्यकता होती होगी? हाँ, होती है। तो वो सब आप कैसे करते हैं और कितने समय पर करते हैं? वो हम लोग करते हैं 22 रोज के अंदर। 22 रोज? हाँ, गिन के 22 रोज के अंदर चिनिया बादाम के अंदर खुपाई कर देते हैं और जो घास पूरा होता है वो निकाल देते हैं। अच्छा, मंसूर जी, आप बताएं कि आपके इस खेती में आपके परिवार का भी सहयोग रहता है? हाँ, हमारा परिवार का भी सहयोग रहता है। अब बात आती है कि आपने जब इसको पक गई, तब फल तैयार हो गई है, तो आप इसको रखते हैं तो उस समय किन किन बातों पर ध्यान देते हैं? हाँ, जब उस पर हम लोग को ध्यान देना ये होता है कि इसके लिए एकांत घर में जो हम लोग चिनिया बादाम को रख देते हैं कि ताकि उसमें खुला जगह हो, हवा धुका लगे चारों ओर से, ऐसा घर में उसको हम लोग रखते हैं ताकि इससे उसके अंदर भकड़ी ना पड़े। जैसे बुआ है ना, वैसा घर में हम लोग इसको रखते हैं। अब बात आती है कि अगर आप इसको बाज़ार में बेचेंगे तो उससे पहले किन किन बातों पर आप ध्यान देते हैं? उससे पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देते हैं कि इसको बाज़ार ले जाने से पहले तो हम लोग कबाड़ते हैं। कबाड़ने के बाद उसको हम लोग तोड़ के, और तोड़ने के बाद अच्छा बेहतरीन से हल्का धूप दिखा के और उसको उठा के बोरा में बीट के घर ले लाते हैं, या टाइम रहता है तो हम लोग बाज़ार ले जाते हैं, फ़ौरन नहीं रखते हैं। बाज़ार में क्या मुनाफा आपको मिलती है? देखिए, जो रेट बाज़ार चलती है उससे लाल मिट्टी का बादाम ऊंचा रेट में ही बिकता है सर, पहले ही बोल चुके हूँ। और ऊंचा रेट में बिकने का कारण हम लोग कच्चा ही बादाम सब बेचते हैं। बहुत जोर तो हम लोग 4-6 बोरा घर में रखते हैं सुखा के, इसलिए कि बाल बुतरू है, खाने पीने के लिए हो, पर परिवार हो, उसको देने लेने के लिए। कितना मुनाफा मिल जाता है आपको इस खेती से? इस खेती से हमको बहुत मुनाफा हुआ, और हमारा 4 लड़का हैं, 4 लड़की थे। बादाम खेती करके हमने चारों लड़की का शादी किए, और अभी चारों लड़का को बिजनेस अपना अपना लाइन पकड़ा दिए हैं। अगले साल हमने 70,000 का बादाम बेचे, एक ऑटो लिए, एक लड़का को ऑटो में दे दिए। ये खेती करने का आइडिया आपके कहाँ से आया? ये आइडिया हमको हमारा ससुर जी जो डोरना पीपर टोली का है वो दिए। तो अब आपको क्या लगता है कि खेती से आप मुनाफा कमा सकते हैं? हाँ, ये खेती से हमको भरपूर मुनाफा है, और ये खेती से ही हम ऊपर चढ़े। ये खेती जब तक हम नहीं करते थे तब तक हम एक टाइम का अनाज खाते थे, एक टाइम हमारा बाल बच्चा भूखे सोता था। मंसूर जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अम्मा, खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है, और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी, और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, तो किसान भाइयों, आपको तो जानकारी मिल ही गई है कि आप अपने खेतों पर ज़्यादा से ज़्यादा फसल कैसे उगाएंगे। अब चलिए अगली जानकारी की ओर चलते हैं। आज हमारे साथ फिर से मौजूद है हमारे जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर प्रसाद सिंह, और वो जानकारी आज आपको देंगे कि आप अपने खेतों पर औजारों का महत्व क्या क्या होता है। तो किसान भाइयों, आप हल तो चलाते ही हैं, साथ ही कुदाल भी चलाते हैं, काफ़ी औजारों का आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ना आपको पता है ना हमें पता है कि उन औजारों का खेतों पर क्या क्या महत्व होता है। तो चलिए सीधे हमारे विशेषज्ञ के पास चलते हैं और जानते हैं कि आप अपने औजारों का कैसे उस खेतों पर महत्व क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सा महत्व आपके खेतों पर उन औजारों से हो सकता है। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी देवघर में है, और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कृषि अभियंता श्री शंकर प्रसाद सिंह। ये हमें जानकारी देंगे कि कृषि में औजारों का क्या महत्व है। लेकिन इसके पहले आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। शंकर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।
शंकर जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि कृषि में यंत्रों का क्या महत्व है? आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस अनुसार से खाद्यान्न में कमी हो रही है। कृषि में उन्नत औजारों का उतना ही महत्व है जितना उत्पादन के हर क्षेत्र कल कारखानों में मशीनों का है। आज का युग वैज्ञानिक युग है। समय के बदलते विकास के साथ तालमेल करना किसानों को अति आवश्यक है, अन्यथा किसान पिछड़े रह जाएंगे। हम देखते हैं कि भारत की भूमि बहुत ही धनी है, किंतु यहाँ के किसान बहुत ही निर्धन है। निर्धन होने के कई कारण हैं। सबसे मुख्य कारण है कि हम किसान जानते नहीं हैं कि कृषि में उन्नत औजारों का उपयोग कैसे करेंगे। आज हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में बहुत सारे औजार आए हुए हैं, जुताई यंत्र आए हुए हैं, जिसके बारे में चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। शंकर जी, ये तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। अब बताइए, यंत्रीकरण क्या है? यंत्रीकरण विकास का एक ऐसा माध्यम है जो हमारी कृषि व्यवस्था को विकसित कर ग्रामीणों को गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से मुक्ति दिला सकता है। यंत्रीकरण हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुसार से हम लोग खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। अतः कृषि में यंत्रीकरण को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। अब साथ ही साथ ये भी बताइए कि यंत्रीकरण से हमारे किसान भाइयों को क्या क्या लाभ हो सकता है? किसान भाइयों, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो खेती से संबंधित हो, चाहे जिस कार्य से संबंधित हो, उसके बारे में लाभ और हानि के बारे में ज़रूर सोचते हैं। तो कृषि में उन्नत औजारों को अपनाने के लिए भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। किसान को उन्नत औजार अपनाना चाहिए। सबसे पहले ये हमारे उपज में वृद्धि लाता है। देखते हैं, हम देसी हल से जुताई करें या ट्रैक्टर से जुताई करें, तो ट्रैक्टर वाले हल से जुताई करने से उत्पादन में ज़्यादा वृद्धि होता है। दूसरा यह है कि इसके श्रम में कुशलता आती है। अगर हम देसी हल से खेती करें उतना काम करने में मन नहीं लगेगा, लेकिन अगर रोटावेटर जो उन्नत कृषि औजार है उससे खेती करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। दूसरा है कि इससे समय की बचत होती है। कोई भी काम करते हैं तो जैसे अभी खेती का समय है, धान की खेती का समय है, बहुत सारे कार्य किसान को एक ही समय में करना पड़ता है, तो समय की बचत होती है और इसमें उत्पादन में भी ज़्यादा वृद्धि होती है और लागत भी कम लगता है। अभी किसान देख रहे हैं कि मजदूर की समस्या हो रही है, सभी मजदूर बाहर जा रहे हैं और समय पर मजदूर नहीं मिलते हैं। इस परिस्थिति में हमको उन्नत कृषि औजार को अपनाना ही होगा। अब बताइए हमारे किसान भाइयों को कि इन औजारों का जो रख रखाव कैसे करें ताकि ये लंबा समय तक इनसे काम लिया जा सके? किसान भाइयों, मशीन चाहे कितना भी कितना अच्छा ना हो, इसकी बनावट कितनी भी अच्छी क्यों नहीं हो, लेकिन अगर इसका देख रेख अच्छा नहीं किया जाएगा तो अधिक दिनों तक ये मशीन काम में ही नहीं ला सकते हैं। सबसे बरसात का जैसे मौसम आ रहा है, किसान भाइयों को चाहिए कि बरसात के पहले जो भी कृषि यंत्र हैं सारे यंत्रों को पहले साफ सफाई करें और उसमें मोबिल जला हुआ, किसान मोबिल रखते हों तो जला हुआ मोबिल को इसमें लगा दें, चाहे उस पर पेंट भी कर सकते हैं, ब्लैक पेंट्स कर दें। इससे होगा क्या, उसमें ये ज़्यादा देर तक काम करेगा मशीन, उसमें जंक नहीं लगेगा। बरसात में होता है कि लोहे का सड़ने का डर रहता है, अतः सबसे पहले किसान भाइयों को चाहिए कि उसमें मोबिल या पेंट कर देना चाहिए। दूसरा है कि किसान भाई चाहे जहाँ पर देख लें कि बेयरिंग है सिस्टम है, उस बेयरिंग में कम से कम ग्रीस जरूर अपनाएं, उसको ग्रीस लगाना ज़रूरी है। तीसरा है कि उसके देखभाल करने के लिए समय समय पर नट बोल्ट टाइट भी करना ज़रूरी है। ये सारे बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो किसान भाई को ध्यान में रखना चाहिए और सभी उन्नत कृषि औजारों का देखभाल अच्छी तरह से करना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक खेतों में इसका उपयोग कर सकें, अधिक दिनों तक इस मशीन को अच्छी तरह से रख सकें। अच्छा, ये बताइए शंकर जी कि जैसे अभी धान की खेती हो रही है, उसमें निकाई गुड़ाई के लिए एक कौन सा औजार किसान प्रयोग करें?
किसान भाइयों, सबसे पहले कोई भी यंत्र उपयोग करने के लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में संपर्क करें। हमारे पास बहुत सारा निकाई कोड़ाई के मशीन आया हुआ है, जैसे रोटावेटर हमारे पास अभी उपलब्ध है। किसान भाइयों, अब रोटावेटर के बारे में जानना जरूरी है। रोटावेटर हस्तचालित है। रोटावेटर दो तरह का आता है, एक हस्तचालित भी है और दूसरा पावर चालित भी है। हस्तचालित रोटावेटर हमारे यहाँ उपलब्ध है, पावर टिलर रोटावेटर भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। किसान इससे निकाई गोड़ाई आसान। रोटावेटर भी ज़्यादा दाम नहीं है, क्योंकि किसान भाई गरीब होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर नहीं रख सकते हैं। रोटावेटर का कीमत 65,000 है, जो पेट्रोल से चलता है, और दूसरा है डीजल से भी चलता है, उसकी कीमत 75,000 है। डीजल पेट्रोल कोई भी अपना सुविधा के अनुसार किसान उपयोग कर सकते हैं। रोटावेटर सेकेंडरी टिलेज है। टिलेज दो प्रकार का होता है, जुताई दो प्रकार का होता है, प्रारंभिक जुताई और दूसरी जुताई। थोड़ा सा जुताई के बारे में भी किसान को जानना जरूरी है। जुताई, प्रारंभिक जुताई उसे कहते हैं जो प्रति भूमि पर हम जुताई करते हैं, उसको प्रारंभिक जुताई कहते हैं। उसमें हम डिस्क प्लाव या मोल्ड बोल्ड प्लाव यूज़ करते हैं। और दूसरी जुताई होती है जिसमें हम रोटावेटर का यूज़ करते हैं। रोटावेटर बहुत ही उपयोगी है। यह मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, साथ ही यह खरपतवार को नष्ट कर देता है। खरपतवार नष्ट होने से ये खाद का भी काम करता है। अतः किसान भाइयों को हम चाहते हैं, किसान भाई कृषि विज्ञान केंद्र सुजानी में संपर्क करें और रोटावेटर का इस्तेमाल करें। शंकर जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आप तो जान ही चुके हैं कि औजारों से खेतों पर क्या क्या महत्व होगा। ढेरों जानकारियां हैं, साथ ही विशेषज्ञ भी हैं किसान भाइयों, लेकिन वक्त जो है कि हमें इजाज़त नहीं दे रही है कि हम आपके साथ कुछ और पल बिता पाएँ। अगली जानकारी के लिए हम फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हाँ, आपके पास अगर किसी भी तरह से हमारे कार्यक्रम के प्रति आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई समस्या हो, तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें। लिखने के लिए आपको हमारे पते की आवश्यकता होगी, तो जल्दी से कागज़ कलम उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो किसान भाइयों, इसी तरह से हमारा ये खास कार्यक्रम आप देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाते रहिए। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कृषि दर्शन की पूरी टीम के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।